अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामो बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया करो। एक आपके पास जो फंडामेंटल्स वगैरह आ जाते हैं और दूसरा आपके पास जहाँ पर डोम मैनिपुलेशन आ रही होती है। तो जब मैंने आपको फंडामेंटल्स का बताया था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था इसे हम सेपरेटली 10 दिन दे रहे होंगे जो आप वेब डेवलपमेंट से पहले देंगे। फिर आपको मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अब वो जो आपने 10 दिन देने हैं उन 10 दिनों के अंदर आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट को सीख रहे होंगे। तो आज मैं कुछ उसी का बिल्कुल 10 दिन का आपके लिए रोड मैप लेकर आया हूँ, जो आप अगर फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड ले सकते हैं। मैं आपके लिए जस्ट टॉपिक्स नहीं लेके आया कि ये टॉपिक्स आपने 10 दिन करने हैं। मैं उसके साथ साथ आपके लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म भी बताएं जहां से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इसलिए मैं आपको टॉपिक्स बता रहूँगा प्लस उसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहूँगा कि ये क्वेश्चंस अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। साथ ये बताऊंगा कि किस तरह से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और उसी के साथ किस तरह से हमने टॉपिक्स को समझना होता है। हम जस्ट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होंगे, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे होंगे कि अगर इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाए तो किस तरह से हैंडल होगी। तो अगर हम स्टार्ट करें तो वेरी फर्स्ट डे हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को देखना है कि हम लोग किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं, देन हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कुछ ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो हम लोग फर्स्ट डे देख रहे होंगे। अब इन्हें करना इस तरह नहीं है कि बस हमने देख लिया कि यार ठीक है वेरिएबल्स हमारे पास लेट कॉन्स्ट वेर हैं, ये 3 वेरिएबल्स हैं, बस इस तरह से इन्हें नहीं देखना। हम इन्हें इस तरह से देख रहे होंगे कि यार लेट कॉन्स्ट वेर ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनका क्या क्या काम है। कॉन्स्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, लेट को किस लिए यूज़ करते हैं, वेर को किस लिए यूज़ करते हैं। अगर लेट और वेर दोनों एक ही तरह का सिमिलर काम करते हैं तो फिर हम लोगों ने वैर की बजाय लेट को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है कि यार लेट ज़्यादा यूज़ किया करो वैर की बजाय। आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का डिफरेंस भी कि भाई लेट में ये क्वालिटीज़ हैं जो वैर के अंदर नहीं है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिक सिंटैक्स के बारे में भी आपने एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से होता है, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते जानी है, ठीक है, कि इस तरह से हम इसका सिंटैक्स लिख रहे होते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मतलब आप लोग जो टॉपिक सीखोगे उन टॉपिक्स के अंदर से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग कर रहे होंगे, इनकी बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने हैं। अब इन्हें इंप्लीमेंट करने का ये तरीका आपका होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन है और ख़ुद बैठे करने नहीं हुआ तो ओ माय गॉड मेरे से तो हो नहीं रहा, इसे तो छोड़ दो। इस तरह से नहीं करना। हम इसे इस तरह से कर रहे होंगे कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं इस टॉपिक को सर्च करूंगा, ठीक है, कि यार ये प्रॉब्लम मेरे से क्यों नहीं हो रही। आप देखोगे उसका सोल्यूशन देखोगे, अगर आपने सोल्यूशन उसका देखा है तो फिर देखने के बाद आप उस सोल्यूशन को समझोगे कि कैसे हुआ। अब जब आपने समझ लिया कि ठीक है ये तो इस तरह होगा, अब आप उसे अपने माइंड के अंदर नोट रख लोगे कि यार ठीक है अगर अगली बार मेरे सामने ये चीज़ आती है तो मैं इसे इस तरीके से सॉल्व करूंगा। साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब अगर हम लोग मूव करें सेकंड डे पर, तो सेकंड डे में आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग क्या क्या देख रहे होंगे, हमारे पास आ जाती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि यार इफ एल्स क्या है, स्विच क्या है, इनके सिंटैक्स किस तरह से हैं वो आप देखोगे। फिर इफ एल्स और स्विच स्टेट के अंदर डिफरेंस क्या है ये आप देखोगे। कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पर हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो सिंटैक्स अगर आपको भूल भी जाता है वो इतना इशू नहीं है, ठीक है, सिंटैक्स हम दोबारा देखकर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम लोग स्विच यूज़ करेंगे, कहाँ पर इफ एल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए। देन आपने उसी दिन ही लूप्स के बारे में देखना है कि लूप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या है। अगर हम इनका जल्दी से एक डिफरेंस देखते जाएं, अब डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि फॉर लूप कहाँ पर यूज़ करेंगे, वाइल कहाँ पर, डू वाइल कहाँ पर। तो अगर हम जल्दी से एक बार देखते जाएँ तो फॉर लूप हमारे पास इस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, आपने उसके अंदर कितने मग्गे डालने हैं तो आपके पास ये फुल हो जाएगी। अगर आप कहते हो कि मैं इस बाल्टी के अंदर 3 मग्गे पानी डालूंगा तो ये फुल हो जाएगी। देन आप लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको स्पेसिफिक पता है कि अगर मैं 3 मग्गे डालूंगा तो ये फुल हो जाएगी।
अब अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वो हमें कहता है कि इस बाल्टी के अंदर तब तक पानी डालते जाओ जब तक ये फुल ना हो जाए। अब चाहे उसके लिए 5 मग्गे लगें, 6 लगें या 7 लगें, हमने उसे तब तक फुल करना है। इसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अगर हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल इस तरह कहता है कि बेशक आपकी बाल्टी फुल भी है, आपने एक दफ़ा ऊपर से पानी डाल देना है। मतलब अब ये बेसिक जेनेरिक सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल रखी हुई है इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं कि वाइल और डू वाइल के अंदर डिफरेंस ये है कि ये दोनों बिल्कुल भाई बहन की तरह हैं, ठीक है। अब एक समझदार है, एक ना समझ है। अब वो आपकी मर्जी है, आप जौन सा बीच में भाई बनाए जौन सा बहन बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो वाइल लूप क्या करता है, वो पहले कंडीशन को चेक करता है, देन उसके बाद कोई काम परफॉर्म करता है। अगर हम लोग कहते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, ये पहले उसकी कंडीशन चेक करेगा कि क्या मैं ये चीज़ करूँगा उससे मुझे फ़ायदा है या नुकसान है। अगर तो फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा नुकसान इन अ सेंस इस तरह कि क्या ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो करना चाहिए देन वो परफॉर्म करेगा, अगर नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। और डू वाइल लूप क्या कर रहा होता है कि वो बस काम कर देता है, करने के बाद देखता है कि यार ये जो मैंने काम किया है ये मैंने सही किया है या गलत किया है। तो लूप्स का कुछ इस तरह से हमारे पास सिनेरियो बन रहा होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग एक और चीज़ इसके अंदर डिस्कस करते जाएं तो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी देखना है कि वो क्या क्या होते हैं। देन ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सेकंड डे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो जोर लगाना पड़ेगा, ये 10 दिन अच्छे से जोर लगाओगे ना तो आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी लिखी हुई जावास्क्रिप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है। बस 10 दिन का रगड़ना है आपने खुद को। अब अगर हम लोग डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम फंक्शंस के बारे में देख रहे होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। देन हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कौन से होते हैं, हमारे पास फंक्शंस की स्कोप क्या क्या होती हैं, हमारे पास ग्लोबल फंक्शंस कौन से हैं, लोकल फंक्शंस कौन से हैं। अगर हम एक फंक्शन की छोटी सी एग्जांपल देखते जाएं तो फंक्शन कुछ इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स की एडिशन करनी थी, a + b। अब अगर आपने ये 10 बार करनी है तो क्या आप 10 बार a + b a + b a + b कर रहे होंगे? नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं कि आप इन्हें सेपरेटली रख लेंगे, मतलब आप एक इसका स्निपेट बनाकर रख लेते हैं कि यार जब भी मुझे किसी 2 नंबर्स की एडिशन चाहिए होगी मैं इस स्निपेट को, इस कोड स्निपेट को ये 2 वैल्यूज़ दे दूंगा, वो उन दोनों का सम करेगा, उनका आंसर मुझे रिटर्न कर देगा। अब किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैं अभी तक फंक्शन के अंदर रिटर्न किस लिए यूज़ होता है इस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो देखो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यही सम वाली। अब अगर तो आपने 2 नंबर की एडिशन परफॉर्म करवानी है और आपने उसका एक सेपरेटली स्निपेट लिखा हुआ है जो कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है, अब वो है एक फंक्शन, ठीक है। आपने उसे 2 वैल्यूज़ दी, वो दोनों वैल्यू लेगा, उनकी एडिशन परफॉर्म करेगा और आपको उसका आंसर रिटर्न कर देगा कि भाई ये दोनों का सम करने के बाद ये वैल्यू बनी, ये आप रख लो। रिटर्न का यही काम है, वो आपको आंसर जो निकलेगा वापस करेगा। अब अगर फंक्शन हमें कोई चीज़ रिटर्न ही ना करे तो फिर फंक्शन लिखने का फ़ायदा क्या है। दैट्स वाई रिटर्न को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अब अगर हम 4th डे के ऊपर मूव कर जाएं तो 4th डे आप लोग एरेज के बारे में देख रहे होंगे कि हमारे पास एरेज क्या होते हैं, हम इन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब जस्ट आपने एरेज को नहीं देखना, आप एरेज के साथ 2D एरेज को एक्सप्लोर करेंगे और इन्हें करने के बाद जो एरेज के हमारे पास पॉपुलर मेथड्स आ रहे होते हैं आप उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे, लाइक पुश, पॉप, फिल्टर, मैप। कुछ इस तरह के हमारे पास मेथड्स आ रहे होते हैं, रिड्यूस भी एक होता है। इस तरह के जो मेथड्स होते हैं हम इन्हें भी साथ अपने पास देख रहे होंगे। अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, देखो जब हम लोग बैक एंड से डाटा को गेट वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एरे की फॉर्म्स में ही डाटा आ रहा होता है। अगर वो एरे की फॉर्म में आ रहा है तो देन हम उसके ऊपर मैप मेथड लगा लेते हैं कि भाई अगर तो 10 चीज़ों का डाटा आ रहा है तो हम एक बाय एक 1 by 1 उनके ऊपर जाएंगे यूजिंग मैप फंक्शन। अगर आपने उसी के अंदर कोई फिल्टर लगाना है कि यार इनमें अगर कोई ये प्रॉपर्टी सेम है तो जस्ट वो वाले दिखाओ, उसके अलावा ना दिखाओ, तो उसके लिए हम फिल्टर मेथड भी आगे यूज़ करते हैं। और ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर हम इसके बाद अपने 5th डे की बात करें तो 5th डे के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे। अब ऑब्जेक्ट और एरेज के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आप कह लो
ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। वैसे तो एरेज के अंदर इंडेक्स्ड वाइज काम चल रहा होता है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। अभी इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टीज दी जाती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, की है और उसके आगे वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अब आपने किसी चीज़ का डाटा इकट्ठा करना है, अगर आप बुक का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो आप उसका सारा डाटा ऐड करते हैं। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है कि नेम फलां है, एज ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन करते हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का काम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए। और अगर अब हम लोग डे 6 की बात करें तो इसके अंदर हम लोग कुछ एडवांस्ड फंक्शंस के बारे में देख रहे होंगे कि यार हमारे पास क्लोजर क्या होता है, हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शंस कौन से होते हैं, उसी के साथ फंक्शन करेंगे क्या है, हमारे पास रिकर्जन को भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़रूर करें। वैसे तो रिकर्जन वगैरह डीएसए के कंसेप्ट आ जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग करेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन अगर हम लोग बात करें कि इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग कौन से कर रहे होंगे, तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर रहे होंगे। अब डे 6 तक जो हमने जावास्क्रिप्ट देखी वो है हमारे पास सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब डे 7 पर आकर हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में देख रहे होंगे कि यार हमारे पास कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंक अवेट को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। साथ हम लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि हम लोग इन एसिंक्रोनस चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर देख रहे होंगे। इसके अंदर आप लोग वैसे सेट टाइम आउट क्या होता है और इस तरह की सारी चीज़ें वो साथ साथ खुद ब खुद देख लेंगे। अब अगर हम लोग डे 8 की बात करें तो इसके अंदर हम लोग ES6 के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में देख रहे होंगे कि जिस तरह हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स क्या हैं, उसी के साथ हमारे पास डीस्ट्रक्चरिंग क्या आ जाती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसी के साथ रेस्ट स्प्रेड हमारे पास क्या होते हैं। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं। और अगर इनके कुछ क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे और साथ हम लोग अपने पिछले कोड को देखेंगे कि यार मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले की थी अब ES6 के अंदर उसके कुछ एडवांस्ड वर्जन आ चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन एडवांस्ड वर्जन को रिप्लेस कर दें पिछले वाले फंक्शंस के साथ। मतलब पिछली चीज़ें ख़त्म कर दें और न्यू वाली उठा लें। ठीक हो गया। और साथ आप लोग देखेंगे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस डे को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब डे 9 पर आने तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। डे 9 पर आपने किस तरह से काम चलाना है कि आप देखोगे कि यार मेरा जो कोड है वो मैं जस्ट एक ही पेज पर करता आ रहा हूँ। अब कोड भी जाहिर बात है डे बाय डे बड़ा होता जाएगा, तो आपने अब एरर हैंडलिंग को सीखना है, प्लस आपने देखना है कि यार अब मैंने कोड को किस तरह से अच्छा करना है। मतलब आपका कोड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, आप उसे अलग अलग पेजेस, अलग अलग फाइल्स के अंदर सेपरेट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि हम किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वाइज इन्हें लेकर आते हैं। अगर 10 फाइल्स हैं तो वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे कि हम लोग एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं यूजिंग ट्राई कैच, और उसके साथ फाइनली भी आ जाता है, तो इन्हें हम किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। देखो कोड जस्ट लिखना नहीं है, हमने नीट एंड क्लीन कोड लिखना है। उसके लिए हम लोग अलग अलग फाइल्स के अंदर कोड बनाते हैं, क्योंकि हमारा कोड जस्ट हमें ही समझ नहीं आना चाहिए, हमारे अलावा कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी उस कोड को देखने आता है तो उसे भी इजीली समझ आना चाहिए। इसलिए हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन बना रहे होंगे। अब डे 9 तक आप आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा डे 10। अब लास्ट डे आप लोगों ने एक प्यारा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब वो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2-3 एग्जांपल्स, इनमें से ही कोई उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई इससे भी अच्छा आइडिया आता है तो आप वो भी उठा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अब जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसमें कोई UI वगैरह नहीं होना चाहिए। सिंपल कंसोल्ड बेस्ड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपका फोकस लॉजिक के ऊपर होना चाहिए रादर देन UI। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप जस्ट अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होंगे कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसमें से मेरी UI कैसा बन रहा है, या मैं किसी को दिखाऊंगा तो वो कहेगा कि ये क्या बना दिया। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। याद रहे कि जो सारा हमने 10 दिन का फ्लो देखा है ये डोम मैनिपुलेशन को निकाल कर था, ये सिंपली हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए था।
खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। अब डोम मैनिपुलेशन तक पहुंचने के लिए आप लोग ये सारी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। अगर हम लोग कुछ बोनस टिप्स की बात करते जाएं तो यही है कि आपने कोशिश करनी है कि आप डेली 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो कोडिंग की, आप कोड लिख रहे हो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अच्छे से कोड लिख पाएंगे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। और उसी के साथ लर्न बाय डूइंग, चीज़ें करते करते सीखो। जो कंसेप्ट सीखते जाओ कोशिश करो कि उन्हें एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग रैप करते आओ। उससे क्या होगा कि आप जब खुद से चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखकर सीख रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो आप MDN से हेल्प ले सकते हैं, उसी के साथ आप javascript.info से हेल्प ले सकते हैं, आप W3 स्कूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ रेफरेंस और रिसोर्सेज। इसी के साथ आपने अपने डीबगिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है कि अगर आप किसी इशू के अंदर फंस जाते हैं तो आप किस तरह से डीबग करते हैं और किस तरह से उसके अंदर से निकलते हैं। console.logs का यूज करें डीबगिंग के लिए, प्लस जो हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन है उसके थ्रू आप लोग किस तरह से डीबगिंग कर सकते हैं, इस चीज के बारे में एक्सप्लोर करें। क्योंकि डीबगिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो तब आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई एरर आ रहा है तो मैं उस एरर को किस तरह से हैंडल करूंगा, और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही बताना था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।